Hello my dear children, welcome back to my channel Connect to Commerce। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो फिर मैं आपकी दोस्ती करवा दूंगी कॉमर्स से। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम दोस्ती की शुरुआत करते हैं अपनी कॉमर्स स्ट्रीम से और अपने सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज से। तो आज मैं आपकी दोस्ती कराने वाली हूँ कॉमर्स से और दोस्ती कराने के लिए सबसे पहले तो उससे जान पहचान जरूरी है। तो मैं आपकी जान पहचान कराने वाली हूँ आपके सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज से और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि आज मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगी जिनका पूरे साल आपको ध्यान रखना है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। तो चलिए लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स और दोस्ती करते हैं अपने सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज से। बच्चों, बिजनेस स्टडीज का 11th क्लास का सिलेबस जो कि 5 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है और टोटल सिलेबस में 10 चैप्टर्स हैं, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। अब हमें ये डिस्कस करना है कि इस सिलेबस को हमें कब तक कवर अप करना है और कैसे कवर अप करना है। तो बच्चों, आपके एनुअल एग्जाम्स जो हैं वो इन द मंथ ऑफ फरवरी या मार्च हो जाते हैं। तो हमने अब जब स्टार्ट करा है प्रिपरेशन ऑफ द सिलेबस इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने हमारे पास पढ़ाई के लिए हैं। फिर उसके बाद जनवरी एंड फरवरी में हम रिवीजन करेंगे, प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है और फिर आपके एनुअल एग्जाम्स होंगे। और हमें तैयारी करनी है ना कि सिर्फ एनुअल एग्जाम्स की, जो हमारे क्लास टेस्ट होते रहेंगे, यूनिट टेस्ट होते रहेंगे, टर्मिनल एग्जाम्स होते रहेंगे, उन सब के लिए भी हमें तैयारी करनी है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है कि हमारी तैयारी जो है वो हर तरह के एग्जाम्स के लिए अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए। तो उसके लिए हमें अपने एग्जामिनेशन पैटर्न से जान पहचान करनी होगी। हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हमें आंसर कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपके साथ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहती हूँ द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर का, और उसके बाद हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है वो अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए बच्चों पैटर्न लिख रखा है। जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, आपके एग्जाम में टोटल 34 क्वेश्चन आते हैं और वो 34 क्वेश्चन जो हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन, 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन और 6-6 नंबर के 4 क्वेश्चंस। अब इनके नंबर्स के हिसाब से हमें ये देखना होगा कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें किस तरह की लैंग्वेज में, कितनी वर्ड लिमिट में, कितने टाइम लिमिट में इनके आंसर्स लिखने हैं और उसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और ये जो 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उसमें एमसीक्यूज आते हैं, जो मैंने आपको बताया, एक एक नंबर के 20 क्वेश्चंस तो एमसीक्यूज होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है, स्टेट करना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपकी केस स्टडीज होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन पेपर का, कि उसमें आपको केसेस दिए होते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस दी होती हैं और जो कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड किया होता है या लर्न किया होता है उसके बेसिस पर ही आपको इन केस स्टडीज के आंसर्स करने होते हैं। तो इसको भी हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि केस स्टडीज में आपको कैसे आंसर्स करने हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि ये जो सारी ही क्वेश्चंस आते हैं उनके टाइपोलॉजी भी सीबीएसई ने मेंशन कर रखी है। टाइपोलॉजी और टाइप्स में डिफरेंस है। टाइप्स में तो कि आपके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टाइपोलॉजी का मतलब होता है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं,
कुछ क्वेश्चंस होते हैं रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, जिसमें सिर्फ ये देखा जाता है, सिर्फ ये टेस्ट किया जाता है कि बच्चे के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट को रिमेंबर और अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी कितनी है। उसके अलावा आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें ये टेस्ट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है, जो भी नॉलेज उसने गेन की है, जो भी उसने रिमेंबर करा है या अंडरस्टैंड करा है, उस नॉलेज को वो कैसे अप्लाई कर सकता है इन द डिफरेंट सिचुएशंस टू गिव द आंसर्स ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चंस। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट होते हैं एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन, जिनको कहा जाता है हॉट्स, जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस होते हैं, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं, जिसमें ये टेस्ट किया जाता है कि एक स्टूडेंट के अंदर कितनी क्रिएटिव थिंकिंग है। तो कोई कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या डिस्टिंग्विश बिटवीन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या आपसे आपका अपना व्यू पॉइंट पूछा जाएगा किसी चीज के प्रॉस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, या आर्ग्यूमेंट्स की बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हॉट्स कहलाते हैं। तो आपको जब किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ बिजनेस स्टडीज ही नहीं, तो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और उसको आपको आंसर कैसे करना है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए बच्चों बहुत ही जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चन आने हैं और उन क्वेश्चंस का नेचर क्या होगा। तो ये सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में, क्योंकि ये कहा जाता है कि व्हेन व्हाई बिकम्स क्लियर हाउ बिकम्स वेरी इजी। तो जब हमें ये पता लग जाए ना कि हम क्यों कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या किसी भी काम को, तो उस काम को कैसे करना है ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आपको ये तो पता ही है, आई थिंक इतने मैच्योर तो आप सब हैं कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्यों एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर स्ट्रीम से रिलेटेड जो है वो नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा यही होता है कि किसी भी एग्जाम में हमें अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आने हैं। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी नॉलेज हमें गेन करनी है, और वो इसलिए हमें गेन करनी है क्योंकि जब हमसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उस नॉलेज को हम अपनी बेस्ट पॉसिबल मैनर में प्रेजेंट कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सकें। और टोटल 11th एंड 12th क्लास के सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप सबको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको देना होगा वो होगा CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और उस पर्टिकुलर एग्जाम में सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs आते हैं, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मेन आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों के कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक जब हम अंडरस्टैंड करेंगे और लर्न करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। क्योंकि जो MCQs हैं आपके पेपर में तो 20 नंबर के MCQs है ही हैं, और CUET में सारे MCQs है, तो उसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता है, उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है, जिसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ही जरूरी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे रखना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे रखना है। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, सबसे पहले उसकी लिस्ट बना लेंगे CBSE सिलेबस के हिसाब से, फिर उन टॉपिक्स की जो एक्सप्लेनेशन होगी उसको आप वीडियो लेक्चर्स से सुनेंगे पहले, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक से उसकी थॉरो रीडिंग करनी होगी, ताकि जो आपने सुना है वीडियो लेक्चर में उस पर्टिकुलर रीडिंग से आप और कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम उसको रिवाइज करेंगे, और फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन टिप्स बताऊंगी कि किस तरह से उसे आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कितनी वर्ड लिमिट में आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना है, किस तरह की लैंग्वेज में, पॉइंट्स में, अंडरलाइन और हेडिंग के साथ उसका आंसर करना है,
केस स्टडीज को कैसे आंसर करना है, एमसीक्यूज के लिए हमें एलिमिनेशन थ्योरी यूज करनी है। तो इस तरह की टिप्स एंड गाइडेंस भी मैं आपको लगातार देती रहूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत हमें करनी है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से। तो अगर एक बार एक पर्टिकुलर टॉपिक और उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाएगा तो आप उसे बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों, इतनी सारी किताबें हैं जिसमें हर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, और अगर आप वो सारे क्वेश्चंस भी लर्न कर लेना तो जो एग्जाम में आएगा ना, वो बिल्कुल अलग क्वेश्चन आएगा। अलग इन द सेंस कि लैंग्वेज अलग होगी, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे पूछा जाएगा। तो जो क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे बिजनेस स्टडीज में, इवन दूसरे अदर सब्जेक्ट्स में भी, वो टोटली एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं। तो एनसीईआरटी आपके लिए बिल्कुल एक रिलीजियस बुक की तरह होनी चाहिए, जिसको आपको मिस नहीं करना है। एनसीईआरटी की तो एक एक वर्ड और एक एक लाइन आपको बार बार पढ़नी है, वीडियो लेक्चर देखने के बाद भी। उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स बच्चों मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें से कोई एक किताब आप खरीद लीजिए। और उसके लिए मेरा सजेशन या मेरी गाइडेंस ये है कि गीता पब्लिशिंग हाउस की एक बहुत ही अच्छी बुक, जिसमें टोटल लैंग्वेज एनसीईआरटी के ऊपर है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दे रखी है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे दे रखे हैं, बेस्ट इन बिजनेस स्टडीज करके ये बुक है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस किताब को आप जरूर खरीद लें, क्योंकि इस किताब में एनसीईआरटी की लैंग्वेज को बहुत ही प्रेजेंटेबल मैनर में डायग्राम्स के साथ, पॉइंट्स के साथ, फ्लो चार्ट्स के साथ एक्सप्लेन कर रखा है। तो पर्सनली मैंने इस किताब को लास्ट ईयर भी यूज करा था, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस बुक को जो है वो जरूर रेफर करें, और ये आपके लिए 100% सफिशिएंट होगी कि वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद और इस बुक से तैयारी करने के बाद आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, दैट आई कैन गारंटी यू। तो बच्चों, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है, और मैंने आपको किताबों के बारे में बता दिया है कि आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, और एक किताब आपके पास और होनी चाहिए जिससे आपको पॉइंट वाइज जो है वो नोट्स मिल जाएं। उसके लिए मैंने आपको गीता पब्लिशिंग हाउस की किताब भी रेफर कर दी है। उसके बाद प्रोसीड करते हैं कि हमें डेली जो है वो कितनी पढ़ाई करनी होगी। आई नो कि आपको सबसे पहले जो है वो टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब आप 3 घंटे का एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो उस टाइम भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे हमें अच्छे से अच्छे तरीके से 3 घंटे में अपना पेपर पूरा करना है। और उसके बाद जो डेली आपके पास 24 आवर्स हैं, उनको भी कैसे आपको मैनेज करना है। आपका स्कूल भी है, आपकी ट्यूशंस भी हैं, लेकिन आपको हर हाल में सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। और बिजनेस स्टडीज जो है वो इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है कि उसको समझने में हमें बहुत ही कम टाइम लगता है। और मेरा सजेशन ये है आपसे कि हाफ एन आवर डेली, सिर्फ आधा घंटा सेल्फ स्टडी के लिए फॉर द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज आपको निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, मैं आपसे एक पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो शेयर करूंगी विद एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो वो वीडियो भी 25 से 30 मिनट की होगी। तो उस वीडियो को तो आप देखेंगे 3 दिन, और बाकी के 3 दिन आप उससे रिलेटेड अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे। जैसे मंडे आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, तो ट्यूसडे आप उसको एनसीईआरटी से या बेस्ट इन बिजनेस स्टडीज या किसी और किताब से पढ़ लेंगे, और फिर छोटे छोटे से अपने समरी नोट्स बना लेंगे। तो इस तरह से आप आगे प्रोसीड करते रहेंगे, तो बहुत ही फ्लॉलेसली, बिना किसी हर्डल्स और परेशानी से हमारी बिजनेस स्टडीज की तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। आप मेरा यकीन मानिए कि बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, आपके साथ साथ मैं चलूंगी, और बीच बीच में जो भी आपकी क्वेरीज या प्रॉब्लम्स होंगी उनको भी साथ साथ सॉल्व करती रहूंगी। और इस तरह के जो भी मैं टिप्स दे रही हूँ या गाइडेंस दे रही हूँ,
उसको टाइम टू टाइम आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में, रिवीजन में या प्रेजेंटेशन में, किसी भी चीज में आपको परेशानी नहीं आने वाली है। जब मैंने 12th क्लास का नया सेशन शुरू करा था तो मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, रोड मैप, पूरे साल की ईयरली प्लानिंग, टर्मिनल प्लानिंग, कैसे हमें प्रोसीड करना है। उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको भी उससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, चाहे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, रोड मैप टू सक्सेस तो सबके लिए सेम ही रहने वाला है। तो आप उसको देख लीजिए और उससे आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें क्यों अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे लिए जानना बहुत आसान हो जाता है कि हमें कैसे अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो बेसिक गाइडेंस जो है बच्चों मैंने आपको दे दी है। अब हम आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1। जब मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस करा था तो मैंने आपको चैप्टर 1 का नाम बताया था, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें हम बिजनेस के बारे में बहुत सारे फंडामेंटल्स और बेसिक्स को जानेंगे। लेकिन बहुत सारी किताबों में और एनसीईआरटी में भी इस चैप्टर का नाम अब क्या है, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर एक पार्ट और इस चैप्टर में जोड़ दिया गया है और वो पार्ट क्या है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। तो बिजनेस के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इंडिया में बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स की जो हिस्ट्री है वो क्या थी, किस तरह से इंडिया में बिजनेस फ्लरिश करना शुरू हुआ था, कौन से टाइम पीरियड में बिजनेस फ्लरिश हुआ था, किस तरह के मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स किए गए, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सी रूट्स के बारे में, लैंड रूट्स के बारे में, क्या क्या आइटम्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जाती थी, कितने मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स थे। तो इसका छोटा सा ब्रीफ हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर में ऐड कर दिया गया है, तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्चुअली बिजनेस और उसके नेचर को समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप अपने पास नोट कर लीजिए कि चैप्टर 1 में अकॉर्डिंग टू सीबीएसई करिकुलम क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं। पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1 जो कि हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, उसके टोटल ये 8 टॉपिक्स हैं। rise of intermediaries, trading communities, transport, merchant corporations, indigenous banking system, major trade centers, major imports and exports of India and position of India in the world economy। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे आपकी कनेक्टिविटी बनेगी कि जो बिजनेस अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उस बिजनेस की हिस्ट्री क्या थी, ये हम इन छोटे छोटे से टॉपिक्स में समझेंगे। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसमें भी 8 टॉपिक्स हैं, आप अपने पास नोट कर लीजिए। नंबर 1 बिजनेस का मीनिंग एंड फीचर्स, नंबर 2 बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उसका कॉन्सेप्ट एंड कंपैरिजन, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, नंबर 4 रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, नंबर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, नंबर 6 इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स, number 7 commerce and its classification and functions, and number 8 business risks, concept, features and causes of business risk। तो सारे ही टॉपिक्स में आप देख सकते हैं कि बिजनेस जो है वो वर्ड हम हर टॉपिक में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इससे हम समझेंगे बिजनेस के बेसिक नेचर, बिजनेस के फंडामेंटल्स के बारे में। तो एक बेस ऑफ बिजनेस जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमें ये सारे टॉपिक्स कवर अप करने के बाद। एक एक इंडिविजुअल टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक क्लासिफिकेशन शेयर करना चाहती हूं, और ये क्लासिफिकेशन की अंडरस्टैंडिंग इतनी जरूरी है आपके लिए कि इस क्लासिफिकेशन को समझने का मतलब कि आपने 50% से ज्यादा अपने सब्जेक्ट और अपनी स्ट्रीम को समझ लिया। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन शुरू कहां से होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज से शुरू होती है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल आर इन्वॉल्व इन द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज।
पूरे 24 घंटे में हम कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अगर हम सोते भी हैं तो वो सोने की एक्टिविटी मानी जाएगी। तो हम सोते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हम पूरे 24 घंटे परफॉर्म करते हैं। तो वो जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसको पूरी तरह से जो है वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? वर्ड है उसका इकोनॉमिक उसके साथ है। तो जो मॉनेटरी नेचर की एक्टिविटीज होती हैं या जो विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी परफॉर्म की जाती हैं वो कहलाई जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जो एक्टिविटीज हम ऐसी परफॉर्म करते हैं जिसका पर्पस अर्निंग ऑफ द मनी नहीं होता है वो कहलाई जाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो कोई भी सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज, लव एंड अफेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज पार्ट होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। और उसके अलावा अगर कोई भी एक्टिविटी जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है और उसका पर्पस है अर्निंग ऑफ द मनी, तो वो एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर कैसे सब क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो क्या क्या कर रहा है, या तो वो बिजनेस कर रहा है, या वो कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है, या वो किसी के अंडर काम कर रहा है, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं इन द थ्री कैटेगरीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा कोई और एक्टिविटी ऐसी होती ही नहीं है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। तो देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट अब सामने आ गया, बिजनेस स्टडीज। तो इसका मतलब कि बिजनेस एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? वो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जो कि इकोनॉमिक पर्पस के लिए परफॉर्म की जाती हैं। उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। और उसके अलावा भी जो इकोनॉमिक पर्पस के लिए परफॉर्म की जाती हैं वो प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती हैं और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज को फर्दर कैसे सब क्लासिफाई किया जाता है। दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं और जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो एक्सचेंज से रिलेटेड होती हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इतने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं, तो वो हम कैसे कंज्यूम करते हैं? क्योंकि हम उन्हें बाय करते हैं। और हम बाय क्यों कर पाते हैं? क्योंकि कोई उन्हें सेल करता है। तो इसका मतलब एक्सचेंज की वजह से ही हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर पाते हैं। और एक्सचेंज से पहले उन गुड्स का प्रोडक्शन होना जरूरी है। तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। So business is equal to industry plus commerce, that is business is the sum total of all the industrial and commercial activities. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि कमर्शियल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं जो कि ट्रेड से रिलेटेड होती हैं। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, and aids to trade मतलब all the facilities or the activities that helps in trade। तो इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन चार्ट से आपको ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में और कमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट ही एक्चुअली हमारा पूरा 11th क्लास का सिलेबस है। तो इस क्लासिफिकेशन चार्ट को आप बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए और समझ लीजिए। अब हम प्रोसीड करेंगे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन एंड टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगी जिसके टॉपिक्स 8+8 जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टोटल 16 टॉपिक्स हैं, उनको हम शुरू करने वाले हैं। और बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स और आपकी सराउंडिंग से एग्जांपल्स लेके इन सारे टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।